हेलो एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। ऋषि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीटेट के जो अभी पेपर हुए हैं, 2024 का जो पेपर हुआ है उसके जो क्वेश्चंस है जरा वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका सीटेट के प्रीवियस जो अभी क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। इससे पहले हम जो सीरीज चला चुके थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो सब आप सब देख ही रहे होंगे। तो चलते हैं जरा सीटेट के जो अभी पेपर हुए हैं उनके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए जरा वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आप सबके सामने, जरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचरी प्रणाली तंत्र को वर्जित करेगा, तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है आप सबके सामने। तो अगर आप देखोगे, जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट चैम्बर, सेकेंड चैम्बर, थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर हम सब ने डिस्कस किया था। कैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर में जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, और साथ के साथ में जैसे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के अंदर में जाएगा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू आपके हार्ट में जाएगा। और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो फिर गैस का जो एक्सचेंज है वो एक्चुअल में लंग्स में होगा। फर्स्ट चैम्बर जैसे मैंने आपको लोगों को क्लास में भी मैंने बता रखा है, ये देखेंगे जरा, ये देखिए वेन्स के थ्रू आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फर्स्ट चैम्बर में, उसके बाद से फिर आपके पास किस पे चला जाएगा, सेकेंड चैम्बर, फिर आपके पास थर्ड चैम्बर। यहाँ पर थर्ड चैम्बर एक्चुअल में यहाँ ना होकर ये एक्चुअल में क्या करेगा जरा वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास में कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर में गैस का एक्सचेंज होगा। जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे, तो आपका गैसियस एक्सचेंज होगा वो एक्चुअल में लंग्स में होता है। इसीलिए कोविड-19 जब आपने देखा होगा कोविड टाइम में जो इन्फेक्शन होते थे वो लंग्स में होते थे। गैस का एक्सचेंज होने के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका थर्ड चैम्बर, फोर्थ चैम्बर और फिर एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जाएगा। करेक्ट है। तो एक्चुअल में ये जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास में है ये आपका संवृत्त और द्विसंचारी, ये हो जाएगा आपका इसका फर्स्ट ऑप्शन। करेक्ट। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जरा चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे के सामने। सेकंड क्वेश्चन है, कक्षा 7th का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन, अगर ये जो टॉपिक है वो आपका है एडॉप्टेशन का। करेक्ट है। आगे चलते हैं जरा। विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों में से समुच्चय में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहले से जब भी आप पेडागोजी के जो क्वेश्चन देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमें बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है कि एक टीचर है जो कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए एडॉप्टेशन होता है। एडॉप्टेशन जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा था कि जो ऊंट है वो रेगिस्तान में ही क्यों पाया जाता है, ऐसी क्या चीज उसकी बॉडी के अंदर में है, क्या एडॉप्टेशन है, जैसे मैंने आप लोगों को बता रखा था। अगर आप देखेंगे ऊंट के जो पैर है वो गद्दीदार होते हैं ताकि वो रेत पे चल सके, लंबे पैर ताकि उनको गर्मी कम लग सके, पानी कम पीते हैं ताकि वो वहां पर ऐसे एडॉप्टेशन है उनकी बॉडी में, कम पानी पीकर भी रेगिस्तान में सर्वाइव कर सकते हैं। तो सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। और आपका जो है कैक्टस का जो, अगर आप कैक्टस प्लांट को अगर देखेंगे तो उनकी पत्तियां कैसी होती है, कटीली होंगी ताकि आपका जो है ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन ज्यादा ना हो सके। करेक्ट है। इसी तरीके से आप समझने की कोशिश करिएगा कि प्लांट और एनिमल का अगर एडॉप्टेशन है, इस विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं को पहचानने के लिए योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आरेखट, चित्रांकन, जांच सूची, साक्षात्कार, पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली। अगर आप इन ऑप्शंस को अगर आप देखते भी हैं आपको साफ साफ समझ में आएगा कि यहाँ पर जो सबसे, इन दोनों ऑप्शंस में भी अगर जो मुझे दिखता है ये आपका पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा। जब हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने वातावरण में आप ऐसी एडॉप्टेशन आप देखते हैं क्या आपने कैक्टस को देखा है, क्या आपने एलोवेरा को देखा है कि उसकी स्टेम जो होगी, अगर आप देखें उनकी जो लीव्स के अंदर में अगर जेली स्ट्रक्चर जो है ताकि वो पानी जो है उनका बाहर ना निकल सके, वो भी आपका एलोवेरा के प्लांट को कम पानी देंगे वो भी सर्वाइव कर जाएगा। कैक्टस के लिए कैमल का, ये सारे एडॉप्टेशन। तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचर्चा, नैदानिक प्रश्नावली जो है ये आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आगे के ऑप्शंस देखते हैं। नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन, चित्रांकन, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं था यहाँ पर, और साफ साफ समझ में आ गया मेरे पास में बी वाला ऑप्शन जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक एवं कीटनाशकों के अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। मैंने आप सबको पहले भी बताया, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा आपको फोकस करना है। अब ध्यान से समझिएगा, जब आप उर्वरक के बारे में और कीटनाशकों के बारे में बात करो और उनका आप अति प्रयोग कर रहे हैं तो क्या चीज नहीं होगा। तो उर्वरक और कीटनाशक का अगर अधिक प्रयोग किया तो नाइट्रीकरण, सुपोषण, जैव आवर्धन ये तो होगा ही होगा।
लेकिन जब मैं मृदा अपरदन की बात करती हूँ, सॉइल इरोजन के बारे में बात करते हैं, तो सॉइल इरोजन के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की जो ऊपरी परत है वो चाहे आपका एयर के थ्रू हो रहा है, पानी के थ्रू हो रहा है, वो जो हटती है उसको हम बोलते हैं आपका सॉइल इरोजन। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से ये नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कार में ओडोमीटर क्या मापता है? तो ये भी आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, ये भी हम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ओडोमीटर जो है कार द्वारा तय की गई दूरी होगा। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक तापदीप बल्ब का पुंतु तंतु टंगस्टन का बना होता है। अगर आपको ध्यान हो पहले के टाइम पर ना, ये देखिएगा जरा, मैं आपको बना देती हूँ ऐसे। इसके अंदर में अगर आपने देखा होगा, जो पहले पीला वाला बल्ब आता था, अगर आप सबने कभी ध्यान दिया हो तो, है ना, तो यहाँ इस येलो वाले बल्ब में, ये देखिएगा, अब येलो वाला जो बल्ब है ना, उसकी ये जो फिलामेंट है, ये किस चीज की बनी हुई है? टंगस्टन की। किसकी? टंगस्टन की। ये सब हमें पता होता था, 100 वॉट का बल्ब आता था। कई बार ऐसा होता था जब अचानक से बिजली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है आपके पास में, बिजली बहुत तेज से आई तो वो उड़ जाता था, फिलामेंट उड़ जाता था। तो जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते तो ऐसा कई बार ऐसा होता है, जो है क्यों फ्यूज हो गया, इसकी जो वायर है ऐसा क्या ऐसा हो गया कि यहाँ से हट गई है। तो आगे चलते जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो टंगस्टन का जो बना हुआ होता है ना बल्ब, अगर आप देखेंगे तो इसकी जो क्वालिटी होती है, इसकी क्वालिटी होती है, ये होगा आपका हाई रेजिस्टेंस का, हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों ऐसा है बहुत ध्यान से समझेंगे। हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो कम भी करंट आया तो वहां पर वो क्या हो जाएगा? आपका फ्यूज हो जाएगा। एक्चुअल में लो मेल्टिंग पॉइंट कहां पर आता है? फ्यूज में आता है। जैसे अगर आप घर में अगर आप देखोगे, अब तो खैर एमसीबी अब यूज कर रहे, तो जो फ्यूज होता था कई बार, जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का जो चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें 2 चीजें आपको पढ़नी होती है। पहला आपको पढ़ना होता है बल्ब, दूसरा आपको पढ़ना होता है फ्यूज। तो जो फ्यूज होता है, जो हमारे घर की लाइटों को बचाता है, एक्चुअल में उसकी जो वायर होती है उसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, ताकि जरा सा भी तेज करंट आया वो फ्यूज हुआ और घर की जितनी भी लाइटें हैं उसको, लाइटें हैं या फिर जो भी आपके डिवाइसेस चल रहे हैं उन सबको वो बचा ले जाता है। तो बेचारा खुद शहीद हो जाता है। तो ये किसकी बात हुई? फ्यूज की। लेकिन जब हम आपके टंगस्टन की बात करें तो उसका जो फिलामेंट होगा उसका हाई रेजिस्टेंस और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, करेक्ट। और उसके बाद से जब आप ये जलेगा तो आपको लाइट मिलती रहेगी। तो इसमें से अगर आप देखते हैं तो ये साफ साफ समझ में आएगा कि टंगस्टन का तो बना है, ये तो 100% करेक्ट है। लेकिन अगर दूसरे वाले ऑप्शन पे देखते हैं, निम्न प्रतिरोध, ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। निम्न प्रतिरोध कहाँ जो है, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए था और आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट, करेक्ट है। तो फर्स्ट सही है, दूसरा वाला आपका गलत है। तो यहाँ पर ये कैसा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे जरा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको जरा थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या टॉपिक हमें ध्यान देने चाहिए थे जब भी हम कर रहे थे, पढ़ रहे थे या क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते जरा इस क्वेश्चन में अगर जरा ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन बोला है एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तर ऊंचाइयों पर समरूप 3 छेद किए गए हैं। मान लीजिए कि एक बोतल है, ऐसी बोतल है, ऐसा किया गया है और इनको ना अलग अलग छेद है। मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, करेक्ट है। पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों के पानी के बारे में सही है? कई बार आप चाहे तो आप इस तरीके का खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ से होगा इस तरीके से, दिख रहा है आपको जनरली, तो इस तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, करेक्ट है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा आप खुद भी प्रैक्टिकल भी कर सकते हो और आगे भी बढ़ सकते हो। तो जरा देखेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन के ऑप्शंस में से बोला है, फर्स्ट है निम्नतम छेद से अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो आपका, जैसे जब हम पढ़ते हैं कि आपका प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच पढ़ते हैं, यानी हाइट तो ज्यादा यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर तो आपका है कि अगर यहाँ बोला गया और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, करेक्ट है। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, 100% करेक्ट ऑप्शन। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम आएगा, गलत। सभी छेदों से, ये तो बिल्कुल ही गलत था। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये ऑप्शन भी सही है। उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, नहीं। सभी से समान दूरी, ये तो बिल्कुल ही गलत था। इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखते हैं जरा, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये आपके पास में
फर्स्ट और फोर्थ होगा जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए जो आप सबके सामने दे रखा है। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है, गलत स्टेटमेंट है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का मतलब समझते हैं, बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन। इसके लिए एक दो चीजें लाइनें बता देती हूँ आपको। जैसे हम इंसान जो है हम धरती पर रहते हैं, हम लंग्स के थ्रू हम सांस लेते हैं, इसीलिए जब हम पानी में जाते हैं तो हमें अफनाहट सी होने लग जाती है। हमारी बॉडी इस हिसाब से अडॉप्टेड नहीं है कि जो बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन है पानी के अंदर में, उस पानी को हम जो हवा है उसको हम आराम से ले सके, इसलिए हमें अफनाहट होती है पानी के अंदर। फिश को देखिए बहुत आराम से जो है वो पानी के अंदर रहती है, क्यों? क्योंकि उसके पास गिल्स हैं, गलफड़े जो है, तो वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकली डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है लेने की क्षमता उनके अंदर में है। जब फिश को आप बाहर निकालोगे वो फड़फड़ाने लगेगी, क्यों? क्योंकि लंग्स के थ्रू वो सांस नहीं ले रहे। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो भी, जैसे हम जो जीव आपके जमीन पर रहते हैं, जो जीव आपके पानी में रहते हैं, उसी हिसाब से उनकी बॉडी अडॉप्टेड होती है। ऐसे भी कुछ जीव जंतु हैं जो कि आपका पानी में भी रहते हैं और आपका जमीन पर भी रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मेढक को अगर आप देखेंगे स्किन से भी और लंग्स दोनों के साथ में भी सांस ले सकता है। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन आपको दे रखा था। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, गलत है। फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उनकी बॉडी अडॉप्टेड है तभी तो वो रह पा रहे हैं। तो डार्विन की जो थ्योरी थी ना आपकी, अगर आप देखेंगे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो अगर जो जल में रहने वाले जीव हैं वो इसीलिए रह पा रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी उसी हिसाब से अडॉप्टेड है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। फर्स्ट, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्य वक्रित होती हैं। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा होगा स्ट्रेट ना होकर हमेशा ऐसे आपका वक्रित होगा। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित होती है। बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ए और दोनों सही है, और आपका आर की ए का सही व्याख्या ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा चलेंगे। ये रहा आपका 9th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपका सही ऑप्शन होगा। तो जरा चलते हैं, जरा इसमें देखेंगे। फर्स्ट, परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। परिणाम क्रिया विधि द्वारा प्रभावित नहीं होते, गलत स्टेटमेंट है। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़े और साक्ष्य प्रमाण समान होते हैं, ये जरूरी नहीं है। कोई भी साक्ष्य सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि कुछ भी अगर आप मान लीजिए जैसे आपने कुछ भी एक्सप्लोर किया है, जैसे अगर आप चंद्रयान 3 के बारे में बात करें कि जो आपका है कि हमने मून के साउथ पोल पर हमने लैंडिंग कर ली, तो क्या यही तरीका है या इसके अलावा कुछ और भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो साइंस में हमेशा स्कोप होता है कि आप कुछ और भी नया तरीका आप ढूंढ सकते हैं, कुछ और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो चलते जरा आगे की तरफ जरा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। बहुत सारी चीजें जो कहीं ना कहीं आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगी। तो चलते हैं जरा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे बोला गया धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं। ये आपका कैसा हो गया, यानी जो मेटल ऑक्साइड है वो नेचर में कैसे हो गए, बेसिक होते हैं। पहला स्टेटमेंट, वायु गर्म होने पर फैलती है, यानी कि जैसे ही आप वायु को आप गर्म करेंगे एक्सपेंड हो जाएगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, मैंने आप सबको क्लास में बता रखा है कि ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता रखा था, ये मान लीजिए ये आपका जमीन है और यहाँ पर आपका पानी है। मैंने आपको बता रखा था कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो जमीन जो होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होगी, जैसे गर्म होगा हवा ये ऊपर उठने लग जाएगी। बताया था कि नहीं बताया था आप सबको? और यहाँ से जो ठंडी हवाएं वो इधर आ जाती, इसीलिए नदी के किनारे, समुद्र के किनारे अगर आप खड़े होते तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट, वहां पर आपको हल्का हल्का बहुत धीमा धीमा सा ठंडा सा बहुत ऐसा आपको फील हो रहा होता है। तो उसका रीजन यही होता है कि ये आपका जो लैंड होगा वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होगा, और यहाँ पर जैसे हवा गर्म हुई ऊपर उठेगी, ठंडी हवाएं नीचे आएंगी और ये सर्कुलेशन आपका चलता रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ क्लास। तो ये उसी के हिसाब से कि वायु गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल। कार्बन डाइऑक्साइड डालने पर कराने पर चूने की पानी दूधिया हो जाता है, ये भी हमने पढ़ रखा है। और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं हमें।
अब बात करते हैं जरा कि इसमें से क्वेश्चन पूछा क्या है। अगर अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन द्वारा निरूपित है, आपको ये बताना है ये जो चार चीजें कौन सी ऐसी चीजें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो, सामने देख सकते हो। दूसरा और एक आपका है कि कुछ ऐसे आपको इसमें से जो इंसिडेंसेस चार दिए गए हैं इनमें से आपको इन्फरेंस या फिर निष्कर्ष आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना मुझे लगता है कि वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कि आप ये बताइए कौन सी चीज ऐसी है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। करेक्ट है। तो ये आपके पास में अगर आप देखेंगे ये धातु प्रकृति में बेसिक है, उसके कंपैरिजन में अगर आप यहाँ जाते हैं वायु गर्म होने पर फैलती है, ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा ये तो 100% श्योर था कि अगर आप जाएंगे सी वाले पर, कार्बन डाइऑक्साइड वाले पे अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे साफ साफ समझ में आता है कि ये वाला जो है ये तो हम ऑब्जर्व कर ही सकते हैं। अग्री करते हैं क्या इस बात से? तो सी वाला तो ऑब्जर्व होगा ही होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये दो स्टेटमेंट है जहां पर सी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन और आपके पास में सी ऑब्जर्वेशन। बी वाले पर वायु गर्म होने पर फैलती है, 100% यहाँ पर आएगा। तो इन्फ्रेंस में आपके पास मेटल ऑक्साइड प्रकृति में बेसिक होते हैं, उनके लिए हम टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। दूसरा ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये दोनों को हम रिएक्शन करा रहे हैं कि भाई एसिड बेस करने पर तब जाके ये न्यूट्रलाइज हो रहा है। करेक्ट है। तो ये आपके पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जरा चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। फर्स्ट है विचार स्थिर होते हैं। और अच्छा, हम बात किसकी कर रहे हैं? विज्ञान के अंदर में वैकल्पिक अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोचना है कि विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, और जो है आपका विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। ये स्टेटमेंट चूंकि आपसे नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव दे रखा है, तो गलत स्टेटमेंट आपके पास कौन सा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। ठीक, डन। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो चलते हैं जरा आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल। और अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो अब जैसे अगर आपने देखा होगा कि एसिड के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में आपको क्या करना है? पानी के अंदर में आपको एसिड डालना है। करेक्ट है। और दूसरा, अम्ल का जो मंदन या तनुकरण करना उच्च रूप से कैसा हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को जब द्रव ए में डाला जाता है तब द्रव ए के बाहर अपने आयतन यानी वॉल्यूम 1/4 का मतलब समझते हैं आप? एक तरीके से 0.25 वैल्यू हो गई के साथ तैरती है। जब द्रव डी में डाला जाएगा तब द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 का मतलब 0.75 हो गया, या 75% की बात हम कर सकते हैं। 75 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब हम बात कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम की बात हुई और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डेंसिटी की। तो वॉल्यूम और डेंसिटी जो हो जाएंगे वो एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? तो उसके हिसाब से अगर हम जाते हैं तो यहाँ में समझ में आएगा कि भाई डेंसिटी जो है, जैसे यहाँ पर बात करें, अगर इसका वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे डेंसिटी आपके पास क्या हो जाएगा? 1/वॉल्यूम, और वी कैन से वॉल्यूम जो है वो 1/ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो अगर ये कम था तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास इसका जो घनत्व है, द्रव ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है। ये स्टेटमेंट भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए था। करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से नहीं समझा तो आपको ये लगेगा कि बी की ज्यादा ना हो जाए। तो द्रव ए का घनत्व बी के कंपैरिजन में ज्यादा है। रीजन क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक, चलते जरा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डालती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम पोटेशियम ये भी हमने डिस्कस किया है क्लास में। तो जरा यहाँ पर देखेंगे, पोटेशियम जो है बेसिकली अगर आप एल्कली मेटल को देखेंगे बहुत विगरसली रिएक्ट करते हैं। तो ये आपके पास में पोटेशियम जल के साथ प्रचंड रूप से अभिक्रिया करता है, ये सही स्टेटमेंट है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया गलत। हाइड्रोजन गैस विकसित होती है, बिल्कुल सही। फट ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल सही।
जो क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी है? ध्यान से समझिएगा, जैसे अगर आप अर्थ को अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, जरा ध्यान से देखिए। ये इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यही हो रहा होता है। इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो कैसी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो यहाँ पर गर्मी ज्यादा लगती है। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टिल्टेड हो जाएंगी, दिख रहा है आपको, तो गर्मी यहाँ कम होगी। जो आपका विंड होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर, करते हैं क्या, अग्री करते हैं आप इस बात से यहाँ पे? तो सेम यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी कैसा हो जाएगा आपका, जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, ये आपके पास ऐसे और ऐसी तरीके से आपके पास ऐसे, ये भी आप कर सकते हैं टिल्टेड। तो यहाँ सूरज की रोशनी कैसी पड़ रही है, टिल्टेड पड़ रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्ट आपका पड़ रहा है। तो ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल, ये होगा इक्वेटर, 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जो आपके पास ऑप्शन है कि भाई जो है, और विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आपको वो होगा, तो यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शंस अगर आप देखेंगे, पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय तापन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, महासागरों का अनियमित परिवर्तन तापन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं इसमें। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्योंकि सोलर सिस्टम में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये आपके पास सन है, सन के चारों तरफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अगर आप ये देखेंगे तो ये सब क्या करते हैं, ये सारे प्लैनेट हैं, ये इनकी चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी, जैसे समर सोलिस्टिक और विंटर सोलिस्टिक जब हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो पॉइंट समझ में आता है। आपके सीजन चेंज हो रहे हैं, वो अर्थ जो है कहीं ना कहीं इनके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 100% करेक्ट ऑप्शन, और आपका पृथ्वी का अनियमित जो आपका तापन होगा, हिसाब से अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं जरा, ये आपके पास में ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे आपके जो क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं। तो इसकी नेक्स्ट सीरीज जो होगी उसमें आपको जो आगे के 15 क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।